बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 का हम चैप्टर 2 कर रहे थे और ये सिलेबस है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एफबीआर में जो जॉब्स आई हैं उसके लिए। तो इससे पहले के लेक्चर हमने कर दिए हैं, इससे पहले के चैप्टर्स भी कर दिए हैं, दूसरे भी हमने एक्ट्स जो हैं उनको भी मैं साथ साथ चला रहा हूँ। सेल्स टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो गया। तो इसका सेकंड चैप्टर हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस जो हैं वो आप ऊपर इसका लिंक भी नज़र आ रहा है आपको, प्लेलिस्ट पूरी है ये, आप जिस इस पे जाके पूरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि लेवी कलेक्शन और पेमेंट ऑफ ड्यूटी किस तरह से होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो टैक्सेस होते हैं। ड्यूटी की भी बात अगर करेंगे तो उसको भी आप यही समझें कि वो भी एक किस्म का टैक्स है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। तो आगे चलते हैं कि 3 जो सेक्शन है उसमें है ड्यूटीज़ स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेविड। जो फर्स्ट शेड्यूल में जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जो टैक्सेस मेंशन किए गए हैं, वो किस तरह से लगाए जाएंगे। लेवी का मतलब होता है कि टैक्स लेना, ठीक है, टैक्स चार्ज करना, ठीक है। और ड्यूटी का मतलब होता है कि ये टैक्स, ठीक है। कि टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा जो फर्स्ट शेड्यूल में है। तो इसका नंबर 1 ये आगे लेविड के आगे नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि इस एक्ट के मुताबिक ड्यूटी का एक ख़ास तरीका जो मेंशन किया गया है उसके तहत वो ड्यूटी ली जाएगी। अब वो कौन सा तरीका है, नीचे देखते हैं। ठीक है, ए में है कि जो अशिया पाकिस्तान में बनी या फिर पैदा की जाए, यानी पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। बी में है कि अशिया पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाए, यानी बाहर से जो चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं। सी में है कि जिन अशिया पर वफाकी गवर्नमेंट चाहे नोटिफिकेशन निकाले, वो नोटिफिकेशन निकालेगी, यानी वो उस इलाके में बने जो जहाँ पर जो है ना वो टैरिफ नहीं है। टैरिफ का मतलब भी एक किस्म का टैक्स है, ठीक है। वो उन इलाकों में बने जहाँ पर टैरिफ नहीं है, जैसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं कुछ, या फाटाक हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता चीज़ों पर जो भी वहाँ पर बनती हैं, ठीक है। वहाँ से बने और फिर लेकिन वो लाई जाएँ टैरिफ इलाके में, यहाँ नहीं, वहाँ से बन के हमारे कराची में या पंजाब में, बलूचिस्तान में या किसी भी जगह पर लेकर आएँ जहाँ पर टैक्स लगता हो, ठीक है। तो उन अशिया पर भी ड्यूटी ली जाएगी जो उधर से आए यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। डी में क्या कह रहा है, डी में है कि सर्विसेज जो पाकिस्तान के अंदर मुहैया की जाएँ इसमें बाहर की भी शामिल हैं, यानी वो सर्विसेज जो पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं। सर्विसेज का भी पहले मैंने बताया था, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, डॉक्टर हम एक सर्विस होता है, इसके अलावा ब्यूटिशियन वगैरह, ये सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन या कंसल्टेंसी, ये सारी सर्विसेज हैं। तो इनके ऊपर जो है ना वो क्या होगा, टैक्स लिया जाएगा। अब किस तरीके से लिया जाएगा, फिर 15% टैक्स इन पर वसूल किया जाएगा। ABCD जो भी चीज़ें हैं इन पर 15% टैक्स वसूल किया जाएगा, माँ सिवाय जिन चीज़ों को शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कि जिन पर टैक्स नीचे दिए गए उसूलों के तहत वसूल किया जाएगा, सही है। उन चीज़ों को छोड़ के जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, जिन पर जो है ना वो टैक्स नीचे जो भी आ रही हैं आगे 2, 3, 4 सेक्शन में, उसके तहत लिया जाएगा। तो 2 में क्या कह रहा है, पाकिस्तान में जो चीज़ें बाहर से लाई जाएंगी उन पर ड्यूटी उसी तरह से ली जाएगी जिस तरह कस्टम एक्ट के तहत ली जाती है। कस्टम एक्ट एक सेपरेट एक्ट है, तो उसमें जिस तरह से ड्यूटी वसूल की जाती है, टैक्स वसूल किया जाता है, उन चीज़ों पर जो पाकिस्तान से बाहर से लाई जा रही हैं वो उसके तहत लिया जाएगा। फिर सबसेक्शन 3 में कह रहा है कि बोर्ड एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसेक्शन 1 के तहत ड्यूटी लेगा, सही है। वो किस तरह से लेगा, ए में है कि प्लांट या मशीनरी की पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पर, एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर मशीनरी है, मिसाल के तौर पे वो 1000 टन कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में या एक महीने में, तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी बुनियाद पर वो लेगा, वसूल करेगा। अब वो प्लांट कितना बना रहा है, 50% एफिशिएंसी पे चल रहा है या 30% पे चल रहा है, वो उससे सरकार का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। वो जितनी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर जो है ना वो ड्यूटी उससे वसूल की जाएगी। बी में कह रहा है कि या किसी अशिया पर फिक्स बेसिस पर भी ड्यूटी ले सकता है। अब कोई अशिया ऐसी हैं जिनके ऊपर वो कर दें कि भाई ठीक है, इसके ऊपर हम इतनी जो है ना वो 500 टन पर डे के हिसाब से हम ड्यूटी चार्ज करेंगे, या 500 टन पर मंथ के, तो वो फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब वो प्लांट वाला जितना मर्जी बनाए, कम बनाए, ज़्यादा बनाए, उससे कोई ताल्लुक सरकार का नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं।
फिर 3A में क्या कह रहा है, 3 में अगर अशिया जिन पर टैक्स हो वो ऐसे शख्स को मुहैया की जाएं जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यानी वो FBR से रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको फाइलर कहते हैं, वो नहीं है, तो ड्यूटी फेडरल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक ली जाएगी और मज़ीद 2% उन अशिया की कीमत के बराबर टैक्स वसूल किया जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो एक तो ड्यूटी उस हिसाब से ली जाएगी और मज़ीद 2% टैक्स भी उससे लिया जाएगा। नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इसके अलावा भी वफाकी गवर्नमेंट किसी भी किस्म की अशिया पर जैसे चाहे ड्यूटी वसूल करे। ठीक है, 5वें नंबर में है कि टैक्स अदा करने की जिम्मेदारी कब होगी। ठीक है, वो देखते हैं। ए में है कि अगर अशिया पाकिस्तान में बन रही हों तो बनाने वाले पर टैक्स की जिम्मेदारी है। सही है, अगर पाकिस्तान में बन रही है तो उनका जो मैन्युफैक्चरर है, जो बंदा बना रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, ना कि जो है ना कंज्यूम करने वाले की। फ़िलहाल इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर भी टैक्स देता है, जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स लगा होता है। ठीक है, उसको तो छोड़ दें, फ़िलहाल जो बना रहा है वो टैक्स देगा। ठीक है, बी में कह रहा है कि अशिया पाकिस्तान में इंपोर्ट हो, इंपोर्ट करने वाला टैक्स देगा। अगर इंपोर्ट हो रही है कोई भी चीज़, बाहर से कोई चीज़ पाकिस्तान में आ रही है, मोबाइल हो गया या दूसरी, ठीक है, तो जो इंपोर्ट कर रहा है बंदा वो क्या करेगा, वो देगा, टैक्स अदा करेगा। फिर सी में है सर्विसेज पाकिस्तान में मुहैया की जाए। सर्विसेज जैसे पहले बताया मैंने आपको। ठीक है, तो वो सर्विसेज अगर पाकिस्तान में मुहैया की जा रही हैं तो सर्विस जो दे रहा है वो टैक्स अदा करेगा। लेकिन अगर सर्विस कोई बाहर का शख्स दे रहा हो तो सर्विस लेने वाले पर टैक्स अदा होगा। ठीक है, अब यानी सर्विस पाकिस्तान में कोई दे रहा है तो वो टैक्स देगा। ठीक है, एक इंजीनियरिंग कंपनी है, वो अपनी एक सर्विस दे रही है किसी को, तो वो इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो टैक्स देगी। ठीक है, सर्विस लेने वाला भी देगा टैक्स, वो अपने हिसाब से देगा। फिलहाल जो बात की जा रही है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की, वो सिर्फ जो कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है, वो अदा करेगा फ़िलहाल। सही है, और उसके अलावा अगर वो कंपनी बाहर की है, ठीक है, तो फिर बाहर की कंपनी वाला नहीं देगा, फिर जो पाकिस्तानी जो है वो इसकी सर्विस को ले रहा है तो वो अदा करेगा, बाहर वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। डी में क्या कह रहे हैं, डी में कह रहे हैं कि नो ट्रांसफ़र, नो टैरिफ इलाके, यानी जिस पर टैरिफ नहीं लगता, जिस पर टैक्स जिन इलाकों पर नहीं है, इलाके से टैरिफ इलाके में चीज़ें लाई जाएंगी। अगर जैसे पहले बताया कि नॉन टैरिफ इलाका हमारा कौन सा है, आज़ाद कश्मीर और फाटा के कुछ इलाके हैं, तो अगर वहाँ से अशिया टैक्स वाले इलाके में लेकर आई जा रही हैं तो जो बंदा लेकर आ रहा है यहाँ पर वो टैक्स अदा करेगा। 5A है आगे, ये 5A में है कि 4th शेड्यूल में जो अशिया दी गई हैं तो इनकी कम से कम प्रोडक्शन किसी एक चीज़ के इस्तेमाल की बिना पर मालूम की जाएगी। अगर वो सप्लाई से ज़्यादा हैं तो टैक्स उसी बुनियाद पर वसूल किया जाएगा। फिर 4th में है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी इसमें पहले में है कि रजिस्टर्ड पर्सन को हर महीने के लिए मुकर्ररा तारीख तक जो है ना वो रिटर्न फाइल करना होगा। हर महीने का रिटर्न जो है ना अलग अलग उसको फाइल करना होगा। ठीक है, तो उसमें अलग अलग उस हर महीने का जिक्र करना होगा। ठीक है, फाइल जो है ना वो साल में एक ही मरतबा, यानी वो जमा जो है ना वो एक ही मरतबा कराना पड़ता है, लेकिन जब वो जमा करा रहा होता है तो उसको हर महीने का अपना रिकॉर्ड उसमें अपलोड करना पड़ता है या फाइल में मेंशन करना पड़ता है। 2 में है कि जिन सर्विसेज या अशिया पर ड्यूटी लागू हो वो बताई गई बैंक ब्रांच में जमा करवाए मुकर्ररा तारीख तक। ठीक है, अब जो भी ड्यूटी जिन पर बन रही है वो उतनी ड्यूटी यानी टैक्स वो एक बैंक जो भी FBR कहेगा उसमें जमा कराएंगे। फिर बोर्ड चाहे तो किसी और तरीके से भी बता सकता है कि भाई ये आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं या आप ऐसे करके जो भी है बॉन्ड जमा कराएं या जो है ना कोई भी बिल्स जमा कराएं, जैसे FBR कहेगा ना वैसे जमा करानी होगी ड्यूटी। ठीक है, 4 में है कि रजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई गलती या भूल हो जाती है तो रिटर्न में वो 120 दिन के अंदर दोबारा रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है, 120 दिन के अंदर वो दोबारा रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए उसे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से इजाज़त लेनी होगी। लेकिन ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो 60 दिन के अंदर दोबारा जमा करवाना चाहे, यानी 120 दिन तक वो नहीं जाता, 60 दिन के अंदर उसको पता चल जाता है कि मेरे यहाँ पर गलती है, तो फिर उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। फिर भले ड्यूटी पहले से ज़्यादा बन रही हो या रिफ़ंड कम बन रहा हो, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो दोबारा से रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स जो है ना वो अदा कर सकता है, उसके लिए कमिश्नर की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर 120 दिन हो जाते हैं तो फिर कमिश्नर की ज़रूरत, इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी। नंबर 5 में है कि बोर्ड एक नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी भी शख्स से
या उसकी दरामदाद, ख़रीदारी, कंजप्शन या प्रोडक्शन की डिटेल्स ले सकता है। किसी भी बंदे से उसकी डिटेल्स मांग सकता है। कौन? बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या है? एफबीआर। जहाँ भी बोर्ड का वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा? बोर्ड का मतलब क्या है? एफबीआर। छठे में है कि बोर्ड एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, ठीक है, रिटर्न फाइल करने और ड्यूटी अदा करने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकता है। उसके लिए वो तरीकाकार भी बताएगा। अब वो चाहे कि भाई बाय हैंड ले रहा हो, बाय इलेक्ट्रॉनिक ले रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से ले रहा है, उसका तरीका बोर्ड मुंतखब करेगा, मुतय्यन करेगा, और वो बोर्ड सबको बता देगा कि भाई आपने ऐसे ऐसे जमा कराना है। नंबर 7, हर किस्म की ड्यूटी यानी टैक्स किसी भी शख्स से उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे ऊपर जिक्र किया गया है। ठीक है, अब कोई भी क्लास का बंदा है, ठीक है, अब वो कितना बड़ा है, उसकी कंपनी कितनी छोटी है, कितने ज़्यादा टैक्स देता है, कितना कम देता है, टैक्स जो है ना, कौन सा टैक्स? एक्साइज ड्यूटी एक्ट, जो भी एक्साइज ड्यूटी जो भी है, वो इसी तरीके से लिया जाएगा जो ऊपर के 6 हमने सबसेक्शंस में देखा। सही है। 7 फिर है 5, ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी मतलब उसके 0% उसका किसी भी चीज़ पर बिल्कुल टैक्स ना हो, या ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटी जो है ना वो आपने पे की हुई है उसको वापस लेने का क्या तरीका है। ठीक है, तो पहले में है कि सेक्शन 3 को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान से बाहर जो भी अशिया जाएंगी यानी एक्सपोर्ट होंगी, जिनका फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गज़ट में उसका जिक्र किया होगा, तो उन पर ज़ीरो टैक्स होगा और सेक्शन 6 के हिसाब से एडजस्टमेंट भी काबिल कबूल होगी। यानी एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी की छूट देती है गवर्नमेंट। सही है, तो जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर ज़ीरो रेट लगेगा। ठीक है, फिर आ गया सेक्शन, ज़ीरो रेट का मतलब है कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। सेक्शन 2, बोर्ड अगर चाहे तो उन अशिया पर अदा की गई ड्यूटी वापस कर सकता है, ठीक है, जो कोई और अशिया बनाने के काम आ रही हों और वो मुल्क से बाहर भेजी जा रही हों, या किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल हो रही हों जो मुल्क से बाहर है। ड्रॉबैक का रेट बोर्ड तय करेगा। यानी बोर्ड अगर चाहेगा, एफबीआर चाहेगा, तो अगर किसी चीज़ पर आपने टैक्स दे दिया है, ड्यूटी दे दी है, और वो चीज़ जो है ना वो मुल्क से बाहर काम आ रही है, किसी शिप पर काम आ रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी आपने कोई डिवाइस बनाई किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने, ठीक है, और वो डिवाइस कहाँ लगी हुई है? वो इसकी इसी एयरक्राफ्ट में लगी हुई है जो पाकिस्तान के पोर्ट से बाहर है, मुल्क से बाहर है, ठीक है, कहीं पर भी अरेबियन सी से बाहर जो है ना वो यूज़ हो रहा है, या किसी भी मेडिटेरियन सी में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ पर सरकार क्या करेगी? उसको ड्यूटी वापस करेगी। सही है, तो ये इसमें था। तो और वो कितने रेट से करेगी? सारी ड्यूटी वापस करेगी, आधी करेगी, कि जितनी 20% करेगी उसका जो हिसाब किताब है वो सरकार खुद से लगाएगी, एफबीआर लगाएगा। तीसरे में कह रहा है लेकिन जब बोर्ड चाहे ड्रॉबैक रिफ़ंड ख़त्म भी कर सकता है अगर वो अशिया किसी फॉरेन पोर्ट पर एक्सपोर्ट की जा रही हो या जैसे भी हो। बोर्ड जब चाहेगा उसको माफ़ भी उसको ख़त्म भी कर सकता है कि भाई कोई जो है ना वो वापस नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब सारी चीज़ें ज़ाहिर है सरकार है तो सरकार जैसे कानून बनाएगी, सरकार के पास जो है ना वो इख्तियारात हैं, तो वो उसकी सवाबदीद है, वो वापस करे ना करे, लेकिन इसमें सब उन्होंने बता दिया है। देखिए कानून में जो है ना हमेशा सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं ताकि कोई लूप होल ना बचे। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का क्या मतलब है कि यानी ड्यूटी आपने पे कर दी, ठीक है, उसमें कमी ज़्यादा गलती कोताही, उसको क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं। सही है, कि यानी पहले हमने इतनी कर दी थी, ठीक है, या ज़्यादा कर दी थी, अब उसको एडजस्ट कर दें हम, जो आगे हमारी ड्यूटी बन रही है इसके साथ, वो देखते हैं किस तरह से होती है। पहले में है कि नेट लायबिलिटी, यानी नेट किसी भी चीज़ का क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक बंदे की सैलरी है ना 60,000, तो उसमें से वो क्या होती है? ग्रॉस सैलरी होती है, उसमें से टैक्सेस वगैरह कट के, ठीक है, दूसरी सारी चीज़ें कट के नेट सैलरी बचती है। मिसाल के तौर पे 55,000, ठीक है, वो उस बंदे को मिलती है, 60,000 नहीं मिलते, नेट जो सैलरी होती है वो मिलती है। तो नेट लायबिलिटी यानी जो फाइनली उसने जो पे करनी है वो कैसे मुतय्यन होगी, यानी जो टैक्स उसके ऊपर वाजिब होगा, ठीक है, वो कैसे मालूम होगा? कि जो चीज़ बनाने यानी वो चीज़ बनाने के लिए जो भी अशिया यूज़ हो रही हैं, एक मोबाइल फ़ोन है उसमें बनाने के लिए हज़ारों चीज़ें या सैकड़ों चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अब हर चीज़ पर जो है ना वो टैक्स बंदा देता है। ये जो भी कोई चीज़ बनाने के काम आती हैं, अगर एक उसमें है
सीमेंट है तो उसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं बनाने के लिए, तो हर चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए या ख़रीदने के लिए उस पर टैक्स दिया जाता है। अब जब फाइनली सीमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा ना, तो वो चीज़ों पर जो उसको बनाने में काम आई है उस पर ऑलरेडी टैक्स हमने दिया हुआ है, तो वो टैक्स उसमें से माइनस कर देंगे वो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से वो टैक्स उसको वापस कर दिया जाएगा, और बाकी जितना टैक्स बनेगा वो उसको अदा करना होगा। सही है, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। नंबर 2 में है कि सबसेक्शन 1 के तहत एडजस्टमेंट उसी बंदे को मिलेंगी जिसके पास कागजाती सबूत होगा, यानी उसने जो चीज़ें बेची हैं, ख़रीदी हैं, उन सब की रसीदें, टैक्स इनवाइस, ठीक है, वो सारी उसके पास मौजूद होंगी। फिर ऑनलाइन उसने पेमेंट की है, ठीक है, डेबिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह की वजह से, किस तरीके से या किसी और तरीके से कैश के थ्रू, तो इसके पास जितनी भी रसीदें या इनवाइसेस हैं वो अगर उसके पास होंगी तभी उसको एडजस्टमेंट मिलेगी, अदरवाइज ज़ुबानी तौर पे उसको कुछ नहीं मिलेगा। फिर 2A में क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट तभी काबिल कबूल होंगी कि अगर उस सप्लायर ने उन टैक्सेस का जिक्र अपने रिटर्न में किया होगा। रिटर्न जो उसने फाइल किया है ना, उसमें उसका जिक्र उसको करना लाजमी है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो उससे टैक्स जो भी उसने अदा किए हैं वो फिर उसी हिसाब से उसको मिल जाएंगे। 2A भी में क्या है कि इस एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ऐसे कवानीन बना सकता है जिनमें उन अशिया की ज़िया, यानी उन अशिया को जो अगर कोई वेस्ट कर रहा है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि भाई ये नहीं, इस चीज़ों को ज़ाया नहीं करो कि उनके ऊपर, क्योंकि टैक्सेस वगैरह, इनपुट टैक्स जो है ना आप क्लेम करते हैं फिर आप उसको ज़ाया कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। समझ में आई बात? फिर तीसरा क्या है कि अगर बोर्ड चाहे तो किसी भी अशिया पर ड्यूटी एडजस्टमेंट मुकम्मल तौर पर या कुछ हद तक ख़त्म कर सकता है और मज़ीद उन अशिया को रेगुलेट भी कर सकता है। तो जैसे बोर्ड जाएगा तो एडजस्टमेंट वगैरह ख़त्म भी कर सकता है। तो ये जो है ना चैप्टर 2 के 6 मैंने जो है ना वो सेक्शंस पढ़ दिए हैं, समझा भी दिए हैं आपको। तो बाकी के जो सेक्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इससे। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।